बेटा अभी सारी बातें करते हैं, क्वेश्चन टू क्वेश्चन बात करते हैं। अब मेरे हिसाब से टाइम हो चुका है तो हमें डिस्कशन शुरू कर लेनी चाहिए। मैं आपको ना सारे जो भी पॉइंट्स आप पूछना चाहोगे डिटेल में डिस्कस कर सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सबने पूरे सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं, ये बता दो पहले। ईच एंड एवरी क्वेश्चन सबने अटेम्प्ट किया? ये तो नहीं कि भाई कोई ऐसा क्वेश्चन है जो छोड़ ही दिया आपने, बिल्कुल ही बोल सकते हो, तो मैं उसी हिसाब से उस पर टाइम ज़्यादा भी लगा दूंगा। फोर्थ फोर्थ वाला कह रहे हैं बच्चे कुछ, चलो ठीक है। हम टेस्ट को देखना शुरू करते हैं जी। ये देखो जी, ये भी सोल्यूशन पीडीएफ है, ये भी चैनल पे पोस्ट हो जाएगी थोड़ी देर में। तो पहले इसके थ्रू पहले क्वेश्चन पे ही ज़्यादा डिस्कशन है शायद, तो उसी को देखते हैं। बेसिक से समझते हैं। एफिक्स ऑफ कोलकाता एज ए ब्रांच एट दिल्ली। अभी समझाने का देंगे, एक मिनट। आ जाओ भाई आ जाओ। एग्जैक्ट रखना है जरा टाइम को ना। Affix of Kolkata has branch at Delhi to which goods are supplied from Kolkata, but cost thereof is not recorded in the head office books। ठीक है, थोड़ा उसने ये बताया कि ब्रांच आपकी जो है दिल्ली पे है, जिसे गुड सप्लाई किए जाते हैं फ्रॉम कोलकाता। आ जाओ भाई आ जाओ। 2 मिनट ना अभी देख ही लेते हैं भाई। रुक ही जाओ, फ्लो फ्लो नहीं बनना इस तरह ना, फिर वही हो रहा है। भाग के आ रहे हैं तो बैट्समैन खेल ही नहीं रहा, तो दोबारा पीछे कराओ बॉलिंग है। और बातें कर लेते हैं। फिर अगला टेस्ट कौन सा? कल दो ग्रुप वाले कौन से इसमें भाई? दो ग्रुप वाले हैं कोई? नहीं यहाँ। हाँ कल तुम्हारा एफएम का है ना, तो उसके बाद है अपना सीवीपी का। सीवीपी का देखते हैं कल, कोई टाइम अगर निकाल के थोड़ा बहुत स्टडी मटेरियल तुम्हें करवा दूं लाइव आके, ताकि एक रिवीजन सी भी हो जाए और कोई अच्छा क्वेश्चन उसमें निकल आएगा। दिन दिन के वक्त कोई टाइम आपके पास होता है कोई? दिन में रख लेते हैं, मैं क्या, क्योंकि शाम को कल फाइनल टाइम ही टाइम है। चलो मैं कोई नहीं। नहीं वो शाम को मेरे को ट्यूशन आपकी पता है जिनकी है, मैं उससे पहले ही रखूंगा। मैं आपको 2-3 घंटे पहले बता दूंगा अपना शेड्यूल देख के। ठीक है। मैं क्या सीवीपी में थोड़ा जो है ना आपको एक पिछले टेस्ट में भी क्वेश्चन औखा डला था उस। बिल्कुल बिल्कुल जी सर, वो बड़ी चर्चा में है। मेरा तो मूड है एक बार और डाल दूं पहले फिर करवा दूं ऐसे भी हो सकता है। चलो देख लेते हैं। यार देखो अब शुरू कर लेना चाहिए हमें, है टाइम फिर सबके पास लिमिटेड है। क्वेश्चन नंबर 1, एफिक्स ऑफ कोलकाता एज ए ब्रांच एट दिल्ली टू विच गुड्स आर सप्लाइड फ्रॉम कोलकाता। ठीक है, नॉर्मल सी बात है। बट द कॉस्ट देयर ऑफ इज नॉट रिकॉर्डेड इन एचओ बुक्स। यार जब शुरू करो ना, ऑन 31 मार्च द बैलेंस शीट वाज एज फॉलो। बैलेंस शीट आपको दे रखी है। ठीक है जी। बैलेंस शीट थोड़ी सी अगर आप देखते हैं, ब्रांच की बैलेंस शीट है, ध्यान ये देना। क्रेडिटर एचओ। अब इंडिपेंडेंट ब्रांच के टॉपिक में हमने एज ए क्वेश्चन कर तो रखे हैं जहां ब्रांच लेवल पे बैलेंस शीट बनती है, और ब्रांच लेवल पे मेनली कैपिटल कम ही होती है और एचओ का अकाउंट ही होता है, याद है ना इतना तो। देन डेटर दिया हुआ है, कैश एट बैंक दिया है। स्टार्टिंग में बच्चा इसको देख के थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है कि भाई ये क्या है, बिल्डिंग एक्सटेंशन अकाउंट क्लोज बाय ट्रांसफर टू एचओ। कोई नहीं, इसकी पूरी बात करेंगे। अब ये आपका डाटा इस दिन का 31 मार्च का। 6 महीने में 30 सितंबर तक क्या क्या हुआ। 30 सितंबर तक जो भी ट्रांजेक्शन हुई है, ध्यान रखना है कि ये 6 मंथ डिटेल ही है हमारे पास, ज़्यादा लंबी डिटेल नहीं है। भाई ये माइक वगैरह अपने ऑफ ही रख लो यार, आवाज़ वूज आ रही है कहीं ना कहीं से। मैं आपको बीच में टाइम दे दूंगा, पूछ लूंगा आपसे। ड्यूरिंग 6 मंथ 30 सितंबर फॉलोइंग ट्रांजेक्शन टुक प्लेस एट दिल्ली। सेल्स दी हुई है, परचेज, वेजेस पेड। अब सैलरी में इंक्लूसिव और एडवांस लिख दिया, तो कहने का मतलब ये है कि भाई आप अपना जब सैलरी का खर्चा बुक करोगे तो उसमें से 6400 में से 2000 को तो प्रीपेड मान ही लोगे। देन जनरल एक्सपेंसेस हैं। फिर इसमें ये लिखा हुआ है कि फायर इंश्योरेंस पेड फॉर 1 ईयर। अब ये 6 मंथली इंफॉर्मेशन है, तो इसमें से भी भाई आप लोगों को करना पड़ेगा हिसाब किताब कि भाई 6 महीने का ही खर्चा यहाँ बुक होगा, बाकी प्रीपेड हो जाएगा। मैनेजर सैलरी, कलेक्शन फ्रॉम डेटर। एक बात इसमें क्लियर थी, ये देखो डेटर का बैलेंस, सेल्स, कलेक्शन फ्रॉम डेटर, डिस्काउंट जब दिया हुआ है कि 6 महीने के एंड पे डेटर कितने हैं वो तो अकाउंट बना के ही पता चलेगा। फिर बिल्डिंग वाला अकाउंट जो पहले दिखाया गया था कि ट्रांसफर कर दिया गया एचओ को, उसमें इस पीरियड में 6 महीने में फर्दर जो स्पेंडिंग हुई है वो भी दी हुई है। क्लोजिंग कैश बैंक दिए हुए हैं आपको, ठीक है, नॉर्मल सी बात। सेट आउट दी एचओ अकाउंट इन दी दिल्ली बुक्स and the branch balance sheet on the state. Also give the journal entry in दिल्ली बुक। दोबारा एक बार ध्यान से देख लें। ब्रांच आपकी दिल्ली में है, ठीक है। आपको एचओ का अकाउंट बनाना है उसकी बुक्स में। इंडिपेंडेंट ब्रांच का क्वेश्चन है, थोड़ा ये कम होता है कि भाई आप एचओ अकाउंट बहुत ज्यादा बार नहीं बनाते।
ठीक ठीक कोई एडजस्टमेंट एंट्रीज करनी पड़ती हैं तब आप बनाते रहते हैं। तो अब मैं पहले तो जर्नल एंट्रीज वाला पार्ट कराऊंगा, उसके बाद मैं आपको टाइम दूंगा कि जर्नल एंट्री में जो भी आपकी क्वेरीज हैं पूछो। पहली एंट्री बहुत कॉमन है। सैलरी जो एडवांस में दी हुई है, ਉਹਦਾ एसेट रिकॉग्नाइज किया गया, सैलरी अकाउंट, सैलरी एडवांस अकाउंट डेबिट, प्रीपेड भी लिख सकते हैं, टू सैलरी, ठीक है जी, नॉर्मल। और ये प्रीपेड इंश्योरेंस 6 महीने की। क्यों? क्योंकि साल की इंश्योरेंस 3200 दी थी, अभी 6 महीने ही बीते थे। तो ये दो एंट्रियां तो बिल्कुल नॉर्मल है। आगे जड़ी एंट्रियां हैं, अब ये इन दी बुक्स ऑफ, मैं यहाँ यहाँ समझाता हूँ थोड़ा। ये इन दी बुक्स ऑफ ब्रांच बात हो रही है। जैसे हमने इसके अलावा इन दी बुक्स ऑफ एचओ बहुत बार बात की होती है कि ब्रांच ट्रायल की इनकॉर्पोरेशन करो, तो वहां पे एंट्रियां होती हैं ब्रांच ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट टू ब्रांच, उसमें वो डेबिट साइड आइटम और ब्रांच ट्रायल, ये ज़्यादा कॉमन होता है, ये थोड़ा कम होता है। अब इन दी बुक्स ऑफ ब्रांच आपने अपने जड़े नॉमिनल खाते हैं वो क्लोज करने हैं। 1 मिनट इसे देख लो, फिर मैं तुम्हारी तरफ आ रहा हूँ, तुम्हारे सुनूंगा बात। ये देखो एचओ अकाउंट में इन्होंने क्या क्या किया, परचेजेस ट्रांसफर कर दी, वेजेस ट्रांसफर कर दी, सैलरी उतनी ही ट्रांसफर की जितना इस बार का एक्सपेंस है नेट ऑफ एडवांस, जर्नल एक्सपेंसेस कर दिए, इंश्योरेंस भी सिर्फ उतनी जितना इस बार का एक्सपेंस है। मतलब आप इन शॉर्ट कह सकते हो कि सर ये परचेजेस वेजेस, क्योंकि आप ऊपर देखते हैं तो ओपनिंग स्टॉक तो है ही नहीं है ना, इसलिए परचेजेस ही हैं। तो डेबिट साइड आइटम जो होती है ना ट्रेडिंग पी एंड एल की, वो सारी ट्रांसफर कर दी एचओ में। फिर उसके बाद सेल्स और डिस्काउंट ट्रांसफर कर दिए, एचओ को क्रेडिट कर दिया। अब इधे बजाय, मतलब कि जब हम ये एंट्रीज में करना जरूरी है, बट हम लोग क्या करते थे जब एंट्रियां नहीं पूछी होती थी, इन दी बुक्स ऑफ ब्रांच कई ऐसे सवाल आपने किए हैं जहां ट्रेडिंग पी एंड एल बनाया जाता था, इंडिपेंडेंट ब्रांच में बनता, आपको पता। प्रॉपर जब उसका नेट प्रॉफिट आता था ना, उसे लिख देते थे नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू एचओ, याद है। अब इधर जो नेट इफेक्ट है, ये ध्यान से देखो, डेबिट साइड आइटम्स ये गई 88,400 की, क्रेडिट साइड आइटम ये गई, अल्टीमेटली एचओ अकाउंट के अंदर आपका नेट प्रॉफिट ही गया। अब बेटा जी आप लोग बोलो, अब आपसे बात करते हैं, इतने पे रुकना चाहिए। हाँ जी, बाकी भी जो भी डाउट, हाँ जी। हाँ हाँ जी सर, वो एक तरह से पार्शियल इनकॉर्पोरेशन टाइप हो गई। इन्होंने एक पूरे के पूरे नॉमिनल अकाउंट सारे ही वहां से कर दिए हैं, वैसे ठीक वो भी है, गलत नहीं है, क्योंकि इधर कुछ ये नहीं लिखा होगा कि डिटेल्ड एंट्रीज चाहिए। वो ये होता है कि भाई आपने पहले ये वाले सारे खाते ट्रेडिंग पीएनएल में डाल के खत्म कर दिए, और वहां से जो नेट प्रॉफिट आया वो एचओ को दे दिया। बाकी बच्चे बताओ भी कैसे किया था। चलो कोई बात नहीं, अब समझ आ रहा है, ये सारे बताओ जरा बाकी भी। हाँ जी भी समझ पा रहे हैं इस चीज को। अब पेपर में हुआ आपसे नहीं हुआ वो अलग बात है जी, अब हम कर रहे हैं तो अब समझ आना चाहिए। तो मैंने ये बता दिया कि आप इसको अगर ऐसे नहीं देख पा रहे हैं, समझ नहीं पा रहे हैं, तो आप इधर ट्रेडिंग पीएनएल बनाओ, आपको समझ आ जाएगा कि जो नेट प्रॉफिट मैंने वहाँ एचओ को ट्रांसफर करना था वही इन एंट्रियों के थ्रू हो गया है, क्योंकि डेबिट वाली एंट्रीज भी गई हैं, क्रेडिट वाली भी गई हैं। इसके बाद जड़ा बिल्डिंग अकाउंट है, बिल्डिंग अकाउंट के अंदर अगर आप ध्यान से देखें, इन 6 महीनों में जड़ी स्पेंडिंग हुई है वो 4,000 की है। बिल्डिंग अकाउंट हो सकता है कि इंस्टीट्यूट आगे, क्योंकि इंस्टीट्यूट का ही स्टाइल में सोल्यूशन है, तो हो सकता है आगे बिल्डिंग अकाउंट हमें दिया हो, बेटर होता अगर बनाता है ये। बिल्डिंग अकाउंट में पता है क्या हो रहा है, मैं आपको बना के समझा देता हूँ। बिल्डिंग अकाउंट हम अपने पास नहीं रखते, जितना उस पर स्पेंडिंग होती है हम एचओ को ट्रांसफर कर देते हैं। अब इस 6 महीने में बिल्डिंग पे 4,000 की स्पेंडिंग है, तो अगर यदि पूरी एंट्री करो तो बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू बैंक, ये तो ब्रांच के इसमें होगा 4,000। उसके बाद बिल्डिंग अकाउंट में डेबिट बैलेंस आ जाएगा, इस बैलेंस को आपने अपने पास नहीं रखना, किसको ट्रांसफर करना है, एचओ। एंट्री हो जाएगी एचओ टू बिल्डिंग। अब यहाँ जो एंट्रियां दिखेंगी ना आपको, उसमें सिर्फ इतना दिख रहा होगा, एचओ टू बिल्डिंग, ये देखो। बाकी जो पेमेंट की एंट्री है वो बैंक लेजर में अपलोड करके अपडेट करके दिखाएगा, ये एंट्रियां की। इसके बाद जी इन्होंने बनाया है एचओ का अकाउंट। इधर भी मैं एक एक चीज समझा दूं आपको। एचओ अकाउंट जो बन रहा है उसमें पहले लिया ओपनिंग बैलेंस। ओपनिंग बैलेंस बेटा जी ये 168 है, 168 का ओपनिंग बैलेंस था एचओ अकाउंट में, ये आप देख सकते हैं।
फिर इसमें ये जो बाय सन्ड्रीज लिखा है, ये वो आइटम्स हैं जिहड़ी यहाँ क्रेडिट की थी, सेल और डिस्काउंट। ठीक है भी, ओके। और जो ये डेबिट की थी, इनका टोटल, ये भी टू सन्ड्रीज लिखेगा, क्योंकि मल्टीपल आइटम्स हैं तो वो कह रहा है जी टू सन्ड्रीज। ये एंट्री हम देख चुके हैं, ये बिल्डिंग काउंट क्लोज करने की, ये हमारी पेंडिंग है, वेट। ये वाली एंट्री जड़ी कैश वाली है ना, इसको ऐसे नहीं करेंगे, बैलेंस शीट तो आगे बिल्कुल देखेंगे ही नहीं। देखो, हमें 6 महीने का कैश बैंक भी तो बनाना है, नहीं तो हमारी बैलेंस शीट नहीं टैली होनी। हमें डेटर भी बनाना है, क्रेडिटर भी बनाना है। तो मैं अब आपको जो 6 महीने की ट्रांजेक्शन्स हैं उन पे ले चलता हूँ। कोई भी ऐसी एंट्री नहीं होगी जिदा हमें ना पता हो। ये देखो, 6 महीने में सेल हुई। अब डेटर हमारे दे रखे हैं क्वेश्चन में, कलेक्शन की बातें हो रही हैं, तो सेल को क्या मानेंगे बेटा, बोलो जरा। कुछ इंफॉर्मेशन जो ना माने, क्या मानेंगे इसको, सारी की सारी क्रेडिट। तो एंट्री एंट्री क्या होगी इसकी, बोलो जी, एंट्री क्या होगी, डेटर टू सेल्स। तो ये डेटर टू सेल आपका डेटर अकाउंट में अपडेट होता हुआ यहाँ दिखेगा, डेटर अकाउंट ये रहा बेटा जी, ये देखो पूरी की पूरी सेल आ गई। मतलब कि बाकी सारा ना जो अब क्वेश्चन है वो यहाँ से ऐसे रीड नहीं करना, हमने ये देखना है कि यहाँ चीजें पड़ी हैं, इनकी एंट्रियां करे बंदा। अब परचेज आ गई, परचेज की क्या एंट्री रहेगी, परचेज टू क्रेडिटर। क्यों सर, क्योंकि क्रेडिटर का भी बैलेंस है, ओपनिंग बैलेंस क्रेडिटर का दे रखा है, कैश पेड टू क्रेडिटर दिया हुआ। बाकी यहाँ कैश एट बैंक है, शुरू में मैं आपको अंडरलाइन करा दूं, एंड में कैश इन हैंड और कैश एट बैंक दोनों दिए हुए हैं। तो इंस्टीट्यूट ने क्या किया, तो ताकि कंफ्यूजन ना हो जाए, कैश एंड बैंक को कंबाइंड बना दिया। नहीं तो फिर कुछ एंट्रियों में हमें बैंक में जाना पड़ता, कुछ में इधर अजम्पशनें लिखनी पड़ती, तो एक कंबाइंड में बना दिया। अब आप आराम आराम से जरा एक एक एंट्री को देखते जाएं, ताकि आपको एचओ के अकाउंट में या और जहां एंट्री हुई है समझ आ जाए। अब ये सारा है, जैसे ये सारे खर्चे हैं, इनकी पेमेंट हुई हुई है। तो वेजेस टू बैंक कैश 20,000, सैलरी, जब सैलरी पे करोगे तब कितना करोगे ये बताना, सैलरी जब पे करोगे तब कितना करोगे, पूरी जी पूरी। क्योंकि सर पेमेंट तो इसी 6 महीने में हुई है, अब चाहे एडवांस में पे होगी है, पर ट्रांजैक्शन तो इसी महीने की है, इन्हीं 6 महीनों के अंदर पेमेंट वाउचर बनेगा। जनरल एक्सपेंस भी पूरा करेंगे, फायर इंश्योरेंस भी पूरा पे करेंगे। अब देखो ये आ गई बात, रिमिटेंस टू एचओ। चलो भाई, सारे बच्चे बोलेंगे, अगर ब्रांच की बुक्स में एचओ को पैसे देने की एंट्री रिकॉर्ड करनी है, ब्रांच ने एचओ को पैसे भेजे हैं, तो क्या एंट्री होगी, एचओ टू कैश नॉर्मल। बिल्कुल जी, एचओ टू कैश या बैंक जिद्दां भी आप वर्ड यूज करें। ये देखिए, दिस इज दी ओनली एंट्री लेफ्ट जड़ी अपने को पता नहीं थी, ओपनिंग बैलेंस पता था, ये कहाँ से आया है। और भाई आप लोग जिन्होंने नेट प्रॉफिट टेक्निक से किया है, उनका इसकी नेटिंग आ गई होगी, तो डरे ना, उनके भी ये बैलेंस आ जाएंगे, ये भी पेमेंट होगी। बिल्डिंग अकाउंट ट्रांसफर करना है, ब्रांच मेंटेन नहीं कर रही। ये हमने इंडिपेंडेंट ब्रांच में बहुत बार देखा है कि जड़े अकाउंट फिक्स एसेट्स के होते हैं वो ज्यादातर हेड ऑफिस ही मेंटेन करता है, याद है, सेंट्रलाइज्ड बुक कीपिंग होती है इनकी। तो बचा हुआ बैलेंस हर बंदे का आ सकता था, हर बंदे का, मतलब जो थोड़ी भी एफर्ट करता। अब इसके बाद और इस क्वेश्चन में क्या क्या, मैं वो बातें बताता हूँ। सर देखो, कैश बैंक इसका नॉर्मल था। हाँ जी, कुछ पूछना चाहते हैं। सर देखो, ऐसा है, मैं उसी पे आने वाला था। कैश एंड बैंक अकाउंट में ना कोई बैलेंस फिगर तो है नहीं, ये कलेक्शन दे रखी है, पेमेंट दे रखी है, इवन क्लोजिंग बैलेंस दे रखे हैं। यहाँ पे क्या किया जा सकता था कि भाई, जिस तरह एक असाइनमेंट में हमारे वाले में एक क्वेश्चन है सिमिलर, उसके अंदर ना क्लोजिंग कैश निकालना पड़ता है। या तो ये क्लोजिंग कैश वहाँ पेपर में डिलीट मार दे तो यदि यूटिलिटी आयुष समझ आएगी, बोलो ही समझ रहा है? कि जैसे ओपनिंग बैलेंस दे रखा है, क्लोजिंग वो दे ही ना पेपर में, देन बैलेंस ही फिगर 29,600 आ जाएगी। भाई बाकी बच्चे जज कर पा रहे हो जो इस बच्चे ने कहा? भाई ये भाई कह रहे हैं कि ये सारा कुछ तो दिया ही हुआ था, ये भी दिया ही हुआ था, तो बना के मिल क्या गया? समझे कि नहीं? ये कह रहे हैं। अब हो क्या सकता है कि पेपर में जब क्वेश्चन डालना होता है थोड़ा रीमिक्स करना होता है, अगले कहें कि ये बैलेंस उड़ा देते हैं, देखते हैं भी अपने आप बच्चा कितना निकालता है। ठीक है, इतना ही चीज़ें हो जाती हैं, पता ही है। अब डेटर का जो अकाउंट है वो भी बड़ा नॉर्मल है जी, क्लोजिंग बैलेंस उदा भी मस्त आ जाएगा। क्रेडिटर में दो एंट्रियां, परचेज, पेमेंट थे, डिस्काउंट अर्नड, तो क्लोजिंग बैलेंस इसका भी आ जाएगा। फिर इसके बाद बची जी कि ब्रांच की एंड वाली बैलेंस शीट। सर ब्रांच की एंड वाली जो बैलेंस शीट बननी है, उसके अंदर आपने मेन जो बैलेंस दिखाना है वो दिखाना है एचओ अकाउंट, वहाँ कैपिटल की तरह होता है, क्रेडिटर क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग, डेटर क्लोजिंग, फिर जो आपने सैलरी एडवांस में पे की, आपने इंश्योरेंस एडवांस में पे की, बिल्डिंग एक्सटेंशन अकाउंट को रिफ्लेक्ट करना है, अमाउंट नहीं लिखना है, रिफ्लेक्ट करना है कि दिस इज द एक्सटेंशन ऑफ बिल्डिंग एक्टिविटी विच इज गोइंग ऑन
बट वी एज ए ब्रांच आर नॉट अलाउड टू मेंटेन इट्स अकाउंट, मतलब हमें अकाउंट बनाना अलाउड नहीं है, रखना अलाउड नहीं है, खर्चा तो हमारे से करवा रहे हैं, जो खर्चा होता है हम एचओ को ट्रांसफर कर देते हैं। फिर ये आपके क्लोजिंग कैश और बैंक आते हैं भाई। अब मेरे हिसाब से इस क्वेश्चन को ना करने का रीजन क्या होता है कि अगर आप इसे फर्स्ट टाइम फेस कर रहे हैं तो बंदे को दिक्कत होती है। जिसने पहले स्टडी मैट में इसको देख रखा है, देखो पहले बार करने वाला तो इसी को देख के कंफ्यूज हो जाता है कि ये क्या लिखा हुआ। ठीक है, ऐसे वाली प्रॉब्लम्स आई होंगी। अब अगर आप एक बार सिंसियरली इसे अटेम्प्ट करते हैं और उसके बाद सोल्यूशन फाइल भी आपके पास है चेक करने के लिए, तो हो जाएगा। हाँ जी, एज रिगार्ड दिस क्वेश्चन एनी क्वेरीज तो आप पूछ सकते हैं, ताई मैं अगले पे जाऊंगा। हो गया जी सबका? भाई मेरे को एक बात बताओ, जितने भी बच्चे हैं इस वक्त प्रेजेंट इस मीटिंग में, कितने बच्चों का ये क्वेश्चन सच में ठीक हो गया था, मतलब जिन्होंने पूरा कर ही लिया था ऑलमोस्ट, जिनकी बैलेंस शीट बन गई थी? हाँ सर, गुड यार, गुड, शाबाश, अच्छी बात है। अब भाई हम बढ़ेंगे आगे। वैसे तो आगे वाले क्वेश्चन काफ़ी नॉर्मल है, एग्जाम ओरिएंटेड ही हैं। अब ये क्वेश्चन तो सर देखिए नॉर्मल सा है। इससे कहते हैं जी, लाल एंड कंपनी ऑफ जयपुर हैज़ ए ब्रांच इन पटना टू विच गुड्स आर सेंट एट 20% अबव कॉस्ट। लोडिंग फैक्टर हो गया 1/6 का। ब्रांच मेक्स बोथ कैश एंड क्रेडिट सेल, ब्रांच एक्सपेंसेस आर पेड डायरेक्ट फ्रॉम एचओ, ध्यान रखना, खुद नहीं अलाउड। ब्रांच हैज टू रिमिट जितना भी कैश उसके पास आता है इन द बैंक अकाउंट ऑफ एचओ। 99% डिपेंडेंट ब्रांचेज ऐसी होती हैं जिन्हें कैश में से खुद खर्चा करना अलाउड नहीं होता, उन्हें वो कैश एचओ को ही देना होता। ब्रांच डज नॉट मेंटेन एनी बुक्स ऑफ अकाउंट। ठीक है जी, बिल्कुल ही प्यारा सा सिंपल सा क्वेश्चन है। बस ਇਹਦੇ ਚ ਇਹ ਹੁੰਦਾ है कि एंड तक बच्चा पेपर में ये पढ़ ले कि मेथड कौन सा लगना है। कौन सा मेथड है भाई? स्टॉक एंड डेटर, ज्यादा अकाउंट्स वाला, मतलब जिसमें ज्यादा अकाउंट बनते हैं आपके। तो जैसे आपके गुड्स रिसीव फ्रॉम एचओ दिए हुए हैं टाइप ही, गुड्स रिटर्न टू एचओ एट आईपी दिए हुए हैं। हूँ यदि मैं कहूँ जी क्या एंट्री होगी, आप कह दोगे जी ब्रांच स्टॉक अकाउंट डेबिट टू गुड सेंट, समझ रहे हैं कि नहीं? फिर हम लोगों को तो रिटर्न्स नेट करने की भी आदत है कि नेट ही कर लो एक बार। ठीक है, बाकी टेक्निकली जब ऐसे रिसीव्ड लिखा होता है ना तो बंदा थोड़ा डर जाता है कि कहीं जीआईटी ना हो। याद है कि सेंट और रिसीव्ड में फर्क होता है, सेंट और रिसीव्ड में फर्क होता है। तो इसलिए हम पूरे क्वेश्चन का आइडिया लेके इन बिटवीन कोई पॉइंट आपका भी बनेगा कि पूछने वाला आप पूछ सकेंगे। कैश सेल क्रेडिट सेल की एंट्रियां हर बच्चे को आती हैं सर। ओपनिंग स्टॉक पता ही है, ब्रांच स्टॉक में ब्रॉड डाउन करना है। और स्टॉक रिजर्व कहाँ जाएगा भैया था? स्टॉक रिजर्व कहाँ जाएगा? ब्रांच एडजस्टमेंट। कितना होगा स्टॉक रिजर्व? 1/6। 6,000, बिल्कुल जी। ब्रांच डेटर मेरे ओपनिंग आगे अलग अकाउंट बनेगा, ये सारी चीजें हैं, ये भी ठीक है। गुड्स रिटर्न बाय कस्टमर एट पटना ब्रांच, बोलो भी एंट्री बोलो। ब्रांच स्टॉक डेबिट क्रेडिट किसे? क्रेडिट डेटर्स को, बिल्कुल। अब यहाँ थोड़ा सा ना, मैं तुम्हारे जो भी डिस्कशन होगी टाइम निकाल के आना भाई। ये उन्हीं बच्चों के लिए जो थोड़े बहुत मतलब कि पार्टिसिपेशन चाहते हैं, पूछूंगा थोड़ा सा। अगर इसमें ये लिख देता गुड्स रिटर्न बाय कस्टमर डायरेक्ट टू एचओ, फिर क्या एंट्री होती? नहीं 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 भाई, हिंदी बुक्स ऑफ एचओ बन रहे हैं, डिपेंडेंट ब्रांच है। डिपेंडेंट ब्रांच है, डिपेंडेंट ब्रांच है, इंडिपेंडेंट नहीं है। बाकी कोई भी बोल सकता है भाई, गुड्स रिटर्न बाय ब्रांच कस्टमर टू एचओ। हाँ बोलो बोलो बोलो। शाबाश शाबाश, जीएसटीबी अकाउंट डेबिट, ब्रांच एडजस्टमेंट डेबिट टू ब्रांच डेटर। याद है? इसको क्लास में मैं तुम्हें ये समझाता होता था कि भाई देखो, पहले तो अपनी ना कंसंट्रेशन बनाओ। अब आप इस वक्त अकाउंट्स किसकी बुक्स में बना रहे हो? इन दी बुक्स ऑफ एचओ। ये आपकी डिपेंडेंट ब्रांच है, तो आपने एक खोला हुआ है ब्रांच स्टॉक अकाउंट, एक आपने खोल रखा है ब्रांच डेटर अकाउंट। अब अगर क्वेश्चन कहता है जी सेल रिटर्न एट ब्रांच, उसका साफ सा मतलब है कि ब्रांच के डेटर ने ब्रांच को माल वापस कर दिया होगा। उसमें कोई ज़्यादा इधर उधर होने वाली बात नहीं है। ब्रांच स्टॉक अकाउंट डेबिट टू ब्रांच डेटर की एंट्री कर दो, नॉर्मल सेल रिटर्न की एंट्री यही होती है। और यहाँ पे आ जाएगा बाय ब्रांच स्टॉक। आप एचओ, आप ब्रांच के सारे अकाउंट्स बना रहे हो, तो जब ब्रांच के डेटर ने ब्रांच को ही माल वापस किया तो आपकी तरफ तो कोई एंट्री बनती ही नहीं। आप अपना कोई स्टॉक स्टॉक थोड़ा ना बढ़ाओगे, किसको बढ़ाओगे? ब्रांच के स्टॉक को, और ब्रांच के डेटर को कम कर दोगे। फिर एक केस आता था कि अगर ब्रांच का डेटर गुड्स रिटर्न करे बट डायरेक्ट टू एचओ, जिसमें वो बहुत कहानी भी सुनाता था कि नालायक पार्टियां मानती नहीं कि ऐसे कैसे हो गया। फिर मैं बताता होता था कि जैसे तुमने कुछ डिफेक्टिव बेचा, तुम मान नहीं रहे, वापस लोगे, वो सीधा एचओ को धमकी देता कि लो वापस। एजे में ये एचओ क्या एंट्री करेगा? सर देखो, अब ब्रांच डेटर ने गुड्स वापस तो किए हैं, पर ब्रांच को वापस नहीं किए, किसको वापस कर दिए? एचओ।
तो ऐसे में ब्रांच स्टॉक तो नहीं डेबिट होना चाहिए, सोचो जरा। नो सर, नो सर, इट इज इनडायरेक्टली, इट इज बेसिकली द रिटर्न ऑफ गुड्स फ्रॉम ब्रांच टू एचओ थ्रू क्या भाई, डेटर। जैसे हेड ऑफिस को ही गुड्स वापस आ गए ना, ब्रांच ने भेजे डेटर को, डेटर्स ने किसको दे दिए, एचओ को। तो इसमें एंट्री करने का तरीका क्या होता था? सर देखो, एंट्री की डिटेल मेकिंग तो ये थी कि इसमें जीएसटी भी रिवर्स होगा कि गुड्स वापस एचओ को आए हैं। एंट्री होगी जीएसटीबी टू ब्रांच डेटर। फिर उसके बाद यदि लोडिंग अलग से रिवर्स करनी पड़ेगी, जैसे रिटर्न्स की करनी पड़ती है, ब्रांच एडजस्टमेंट टू जीएसटीबी। अब मैं एक एग्जांपल पे बना लेता हूँ, जैसे मान लो 125 की आईपी हो, तो ये एंट्री 125 की, लोडिंग हो 25 की, ये एंट्री 25 की, ठीक है। यदि नेट एंट्री आप लोगों ने क्या बना रखी है, इसकी नेट एंट्री बोलो, इन दोनों की एक क्या बनाई हुई है आपने एंट्री, ब्रांच एडजस्टमेंट जीएसटीबी टू ब्रांच डेटर। ब्रांच एडजस्टमेंट में आ जाएगा लोडिंग पार्ट, जीएसटीबी में क्या आएगा, कॉस्ट, और भाई डेटर पूरा जो आईपी है उतने पे। हाँ, और इसमें बहुत एडवांस केसेस भी होते हैं, वो 3 प्राइस वाले। चलो अभी इतनी बात ही रखते हैं। सर फिर बैड डेट रिटर्न ऑफ की क्या एंट्री होती है, बोलना कोई बच्चा स्टॉक एंड डेटर मेथड में। बैड डेट रिटर्न ऑफ की क्या एंट्री होती है भाई? ओ भाई ठीक। हाँ, ब्रांच एक्सपेंस टू ब्रांच डेटर भी कर सकते हो। जब बैड डेट्स टू डेटर करना है तो फिर वो बैड डेट्स पहले किस में जाएंगे, ब्रांच एक्सपेंस में। बिल्कुल जी बिल्कुल, वहां से पीएनएल में। अमाउंट रिकवर्ड फ्रॉम बैड डेट प्रीवियसली रिटर्न ऑफ एज बैड। सर ये बैड डेट की रिकवरी है, इसकी क्या एंट्री होती है? देखो, अगर तो हम बहुत डिटेल में चले जाएं कि जब रिकवर हुए होंगे तब तो एंट्री हुई होगी बैंक टू बैड डेट रिकवर्ड, पैसा आया, ठीक है, बैंक टू डेटर नहीं, कोई डेटर तो वो था ही नहीं जिसने पैसे दिए, राइट ऑफ हो चुका था। बैंक टू बैड डेट रिकवर्ड। अब नेक्स्ट पॉइंट इज कि बैड डेट रिकवर्ड हो गया क्रेडिट। अब बैड डेट रिकवर्ड कोई खर्चा तो है नहीं, इनकम है, अनएंटिसिपेटेड इनकम है कि सोचा ही नहीं था कभी ये हो जाएगा। तो ये भाई पीएनएल में जाएगा, एंट्री हो जाएगी बैड डेट रिकवर टू पीएनएल। बाकी भाई इन चीजों की ब्रांच एक्सपेंस ये सबको पता होती है। अब इस क्वेश्चन में, हाँ जी पूछो पूछो, पूछो कोई। हाँ सर, वो आप शॉर्ट शॉर्ट डाल रहे हो ना, अब कोई चक्कर नहीं, मैं आपको वैरायटी दिखाने वाला हूँ कि इन्होंने कैसे कर रखा है और क्या क्या पॉसिबिलिटी है। पर पहली रिक्वेस्ट ये है कि ये आंसर मिलाना जरा, मतलब कि आपके पास जो ब्रांच स्टॉक काउंट है उदे अंदर इस तरह की चीजें हैं। यहाँ इसने ये जो लिखा हुआ है ये भी मेरे को थोड़ा सा देखना पड़ेगा। ये इतना आता है अपने पास? पी एंड एल नहीं लिखना चाहिए था, इसको पी एंड एल नहीं लिखना चाहिए था, क्योंकि एपरेंट एपरेंट प्रॉफिट जो है एडजस्टमेंट में जाना चाहिए था, क्योंकि इंस्टीट्यूट का वैसे तो लेटेस्ट आरटीपी का ही सम है। मैं कहा था चलो इसी बहाने वो भी हो जाए। चलो फिर भी हम डिस्कस कर लेते हैं जहाँ मॉडिफिकेशंस हैं। भाई 47,000 ग्रेटर आती है ये वाली साइड सबकी, तो इसको पहले हम ठीक कर देते हैं, टू ब्रांच एडजस्टमेंट की जिस तरह हम लोग करते हैं, सिंपल बात। आरटीपी जो लेटेस्ट अभी आया ना उदय है, सम चेक करना तो आप चेक भी कर सकते हो। अब राज ये आपका डेटर अकाउंट, यहाँ पे भी देखिए एंट्री करने के तरीके थोड़े अजीब हैं। जैसे हमारा यहाँ टू ब्रांच स्टॉक आएगा नॉर्मली, क्योंकि क्रेडिट सेल की एंट्री हम लोगों की यही होती है, याद है। फिर उसके बाद ये रिटर्न्स वगैरह में यहाँ बाय ब्रांच स्टॉक आएगा। तो इंस्टीट्यूट का आपको पता ही है, थोड़ा फिर सेटिंग करनी पड़ती है। ये भाई आयुष जी डिस्काउंट और बैड डेट आगे, ये आप देखते जाओ, यहाँ से डिस्काउंट और बैड डेट्स को ये ले जा रहे हैं पहले एक्सपेंस अकाउंट में, एक्सपेंस जा रहे हैं पी एंड एल में। हम लोग क्या करते होते हैं, हम बाय ब्रांच एक्सपेंस लिख देते होते हैं, यहाँ पे ब्रैकेट में लिख देते होते हैं डिस्काउंट बैड डेट। चलो ये चीज थोड़ी सी फर्क पड़ेगी, ठीक है। आपका ना नेट प्रॉफिट मिलेगा, क्योंकि ग्रॉस प्रॉफिट में तो हमने देख लिया कि उन्होंने एक ऐसी चीज कर रखी है कि जो नॉर्मली हम करते नहीं ऐसे। नेट प्रॉफिट बताओ जी, आ रहा है 46,900? हाँ, ये तो 100% आना चाहिए, बैड डेट रिकवर के दर्शन यहाँ हो जाएंगे। अगर ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट को देखें तो वहाँ जी ओपनिंग स्टॉक रिजर्व, गुड सेंट, ये सारी चीज़ें तो दिख रही हैं, रिटर्न्स की लोडिंग ये भी दिख रहा है। बस एक वो चीज़ मिसिंग है, जी बाय ब्रांच स्टॉक आई होगी अपनी 47,000, उस वजह से ये एंट्री चेंज हो रही होगी थोड़ी। क्लोजिंग स्टॉक रिजर्व है, वो वैसे ही रखना भाई आरटीपीज में सब। आरटी सर डेटर का अकाउंट भी देख देते हैं कि जो बनाया गया हो, ये लो जी, 1,28,000। बाकी पीडीएफ आया नहीं है, बट एक बार सारे बच्चे बाकी भी चेक कर लो भाई, इस पे जरा मैं क्लास पे भी एक बार देख लूं सबके हाथ खड़े होते कि नहीं। भाई ਇਹਦਾ नेट प्रॉफिट सबका आ गया था, सारे बच्चे भी।
हाँ जी, इशू था। पी एंड एल शो कर देते हैं बेटा। पी एंड एल आपके सामने, ये लो जी, ये ब्रांच एडजस्टमेंट, ये रहा पी एंड एल। सर 46,900 है बेटा, ये देख लेना। इसमें ये वाली एंट्री क्लब कर लेना, क्योंकि ये आपकी एडजस्टमेंट में ज़्यादा आएगा। हाँ बिल्कुल जी, 1,05,500 है। लो मैं यहाँ लिख ही देता हूँ इसको, ये एडजस्टमेंट का। हाँ यार, अकाउंट्स में तो लोग, ऑल इंडिया 99 या 98 ही हाईएस्ट होता है, कई बार 100 भी होता है हमेशा। यार अकाउंटिंग में नंबर ना आए फिर करोगे क्या? राइटिंग तो जो धज्जियां उड़ाते हैं जिस तरह, थोड़ा सा ना यार इरिटेट तो होते हैं लोग उससे। पर नेचुरल है कि राइटिंग, जे अंडरस्टैंडिंग उसमें बनती है, मतलब कि आपने, आपकी राइटिंग अच्छी नहीं है, मेरी तरह खराब है राइटिंग मान लो, पर आपकी प्रेजेंटेशन ठीक है कि आप प्रॉपर कॉलम बनाते हो, आप एटलीस्ट ये जो फिगर्स लिखते हो वो क्लियर होती हैं, और इसके सामने जो भी डिस्क्रिप्शन देते हो वो पढ़ी तो जाती है ना एटलीस्ट। तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती, क्योंकि राइटिंग के ऐसे एज सच नंबर नहीं कटते। पर जो आप बहुत ही रफ में बनाते हो, जैसे आप ऐसे टी शेप लाइनें खींच देते हो, जैसे हम रफ कॉपी पे कर रहे होते हैं, और ऐसे टू बैलेंस ब्रॉड डाउन टू गुड्स एंड टू ब्रांच, ऐसे वाली हरकतों पे उतर आते हो, फिर वो भी देख लेते हैं कि 8 में से बेटा तेरे 5 बहुत हैं, क्योंकि हमें काफ़ी टाइम लगा चेक करने में। और फिर कईयों की कटिंग करने की आदत होती है, बार बार फिगरें चेंज करने की आदत होती है, वहाँ बेटा वो ना कई बार सच में नहीं पढ़ा जाता क्या लिखा है। उन चीज़ों को कंट्रोल कर लो, बाकी तो ऐसा सच यार कुछ नहीं है। चलो जी मच। हाँ जी। हाँ जी। हम्म। हाँ जी। सर वो तो यही है ना कि इसने अब ये जो डाटा दिया हुआ है, वो आपके पास डाटा है कि ब्रांच एक्सपेंसेस आर पेड फ्रॉम एचओ, फॉलोइंग डिटेल आर गिवन फॉर द ईयर एंडेड। अब जैसे तो जो कोई ओपनिंग बैलेंस आप लिख रहे हो, ऑब्वियस है ओपनिंग वाली डेट आ जाएगी। अब ये जो होता है, जिसमें मैं तुम्हें कहता था कि ये डेट नहीं लिखनी होती इसमें, क्योंकि थ्रू आउट द ईयर होते हैं, मतलब कि इसमें इससे बजाय तो ये 19-20 लिख देते, क्योंकि ये ट्रांजेक्शन थ्रू आउट द ईयर हुई है। ना ही सेल्स पे तो चलो उसने पंगे नहीं लिए, उसमें भी लास्ट डेट ही लिख के चला गया। तो अगर डेट कॉलम आप बना रहे हो तो थोड़ा ध्यान रखना कि ये तो आप ओपनिंग कह सकते हो, बट ये आप थोड़ा ना कह सकते हो कि ये कैसे। ये हम या तो कहें जी पूरा हमने जीएसटी भी जड़ा वो लास्ट डे पे एंट्री मारी है, ਉਹਦੇ बजाय बेटर होता है कि आप वो चीज़ ना डालें, जेडी डेट क्लियर है वो डालो। अब जैसे कैश है, अब ये थोड़ा ना कि कैश एक ही बार में आया। हाँ आप ये व्यू ले सकते हैं कि सर देखिए ये डिपेंडेंट ब्रांच है, इधर सारा डाटा एचओ के पास एंड में पहुंचा, जो उन्होंने स्लिप्स और रिकॉर्ड मेंटेन किए थे, इसलिए एचओ ने सारी एंट्रियां लास्ट डे पे डाल दी। हाँ अगर इस व्यू से चलें तो ये सही लगेगा। इस तरीके से है जो डेट कॉलम आप बनाते हो, तो आप डेट्स इस हिसाब से। सर देखो बनाना बना लो, मॉड्यूल में आप देखो तो कई बार अगर आप सिमिलर क्वेश्चन देखोगे, किसी क्वेश्चन में बना होगा, डेट दी होगी, किसी में नहीं भी बना होगा। पर जहाँ बना होता है वहाँ कई बार क्वेश्चन मार्क डाले होंगे डेट के, क्लोजिंग और ओपनिंग डेट्स लिखी होंगी, या ड्यूरिंग द ईयर कर दिया होगा। तो वो थोड़ा देख के चलना कि भाई यहाँ तो आप सिस्टम समझ आया था ना, ये आपकी डिपेंडेंट ब्रांच है, ये सारा जड़ा डाटा है वो एचओ के पास आया, अब एचओ एंट्रियां कर रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है कि एचओ जब जब ब्रांच में कुछ होता है साथ साथ एंट्री नहीं कर पाता डिपेंडेंट के केस में। जब डाटा कंपाइल होके उसके पास आ जाता है तो वो एंट्री कर पाता है। इस वजह से ये वाली ਜਿਹੜੀ डेट्स हैं वो सही हो जाएंगी, तो आप इस हिसाब से लिख सकते हैं पेपर में, कोई दिक्कत उसमें आएगी नहीं। ठीक है जी। अब भाई अगला काफी कॉमन और पुराना क्वेश्चन है, और ये आ भी जाते होते हैं 4 नंबर में, इसको फटाफट एंट्रियों को जरा खुद ही डिस्कस करके खत्म करते हैं। एडजस्टमेंट एंट्री वाला क्वेश्चन है जी, जर्नल एंट्रीज। कहता है जी गिव द जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ ब्रांच ए टू रेक्टिफाई और एडजस्ट द फॉलोइंग। पहली चीज, एचओ एक्सपेंस 3500 एलोकेटेड टू ब्रांच बट नॉट रिकॉर्डेड इन ब्रांच बुक्स। अब ये ऐसे हम करते होते थे कि ये एचओ है ये ब्रांच है, हेड ऑफिस ने कुछ एक्सपेंसेस की एलोकेशन ब्रांच को कर दी, मतलब ये उसने अपनी बुक्स में डाल दिया होगा ब्रांच अकाउंट डेबिट टू एक्सपेंस, उसने अपने कुछ एक्सपेंसेस से ट्रांसफर कर दिए। जिन बच्चों को थोड़ा जा ज्यादा भूला हुआ तो मैं याद करा दूं कि कुछ सेंट्रलाइज्ड खर्चे होते हैं, जैसे ऑडिटर फी, मार्केटिंग का खर्चा, एचओ के लेवल पे इंकर होते हैं, पार्ट ऑफ विच इज एलोकेटेड टू ब्रांच। तो दी एंट्री एचओ की बुक्स में होती है, ब्रांच टू एक्सपेंस, मतलब एक्सपेंस के लेजर में से कुछ एक्सपेंसेस का अमाउंट यहां ट्रांसफर कर दिया जाता है। अब बताओ ब्रांच ने दी क्या एंट्री करनी होती है जब एचओ, मतलब कि एक्सपेंस अकाउंट डेबिट, बिल्कुल जी, क्रेडिट किसे देना होता है एचओ को। अब वो कह रहा है कि भाई एचओ ने तो एलोकेशन कर दी हुई है ब्रांच को, पर ये ब्रांच अभी तक रिकॉर्ड नहीं कर पाई है। सर देखो, अगर कॉमन सेंस लग जाए, चलो नहीं भी किया आपने, कॉमन सेंस लग जाए, यार ब्रांच ने खर्चा रिकॉर्ड नहीं किया तो खर्चा तो डेबिट ही होगा ना। तो एंट्री क्या होगी भाई, एक्सपेंस अकाउंट डेबिट,
अब ये खर्चा ये नहीं है कि ब्रांच पे कर रही है, खर्चा ऑलरेडी पे हुआ हो एचओ के द्वारा, तो क्रेडिट यहाँ किसे देना भी आपने, एचओ को। ठीक है, ये पूरा कॉमन सेंस से करना, नहीं तो ये समझ के करो तो ये सिंपल है। अब डेप्रिसिएशन ऑफ ब्रांच एसेट whose accounts are kept by HO not provided earlier 1500। सर मैं आपको इसका पूरा कॉन्सेप्ट याद करा देता हूँ। एचओ में भी और ब्रांच में भी यदि क्या एंट्रियां होती हैं, सर ये अब एक एज ए फिक्स एसेट्स हैं जो फिजिकली यूज ब्रांच ने किए हैं, ये फिजिकली इनकी एग्जिस्टेंस ब्रांच में ही है, पर इनके अकाउंट्स कौन मेंटेन कर रहा है, दोबारा पढ़ो, अकाउंट्स कौन मेंटेन कर रहा है, एचओ। तो अगर अगर आप कहोगे कि ब्रांच ऐसे एंट्री कर ले, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट, क्योंकि सर डेप्रिसिएशन की ये एंट्री होती है, तो ब्रांच कहेगी बेटा मेरे पास एसेट का अकाउंट नहीं है, ये ना हो पाएगा। समझे कि नहीं? तो मैं पूरी मेकिंग समझा रहा हूँ एंट्री की, ताकि तुम्हारी रिवीजन हो जाए। अकाउंट किसके पास है, एचओ के पास। तो एचओ एंट्री करेगा डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू ब्रांच फिक्स एसेट, जैसे उसने अकाउंट बनाया होगा, मान लो 1000 रुपए की एंट्री है वैसी। अब अगली मुसीबत ये है, अगर एचओ ने अपनी बुक्स में एंट्री कर ली और उससे अगली एंट्री में ये डेप्रिसिएशन एचओ के पी एंड एल में चलेगी, सर ये तो बिल्कुल गलत हो जाएगा, क्योंकि इसका अकाउंट चाहे एचओ के पास है, पर इस एसेट को यूज किसने किया है, बोलो बेटा, ब्रांच। तो ये डेप्शन का बर्डन किसके नेट प्रॉफिट पे पड़ना चाहिए, ब्रांच। तो एचओ क्या करेगा, अब अगली एंट्री करेगा ब्रांच अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन, इस डेप्रिसिएशन को खत्म कर देगा अपनी बुक्स में। और आप में से कईयों ने इसका एक रट्टा भी लगा रखा होता है, जब इतनी डिटेल में ना जाओ तो एंट्री हो जाती है ब्रांच अकाउंट डेबिट टू ब्रांच फिक्स एसेट, किसकी बुक्स में, एचओ। अब ये एचओ की कहानी तो बुरी होगी, पर याद रखिएगा क्वेश्चन में ब्रांच की तरफ से हो आप। समझे, याद रखना ब्रांच वालों की तरफ से हो। तो ब्रांच वालों को यहाँ एंट्री क्या करनी है, सर ये देखो, ये देखो, ब्रांच को डेप्रिसिएशन ट्रांसफर की गई है, तो ब्रांच उस डेप्रिसिएशन को रिकॉर्ड करेगी, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट 1000। ठीक है, वो क्रेडिट एसेट को नहीं दे सकती क्योंकि उसके पास एसेट अकाउंट नहीं है, क्रेडिट किसे देगी, एचओ। और अगर किसी के मन में आ रहा हो कि सर फर्दर इसका क्या ट्रीटमेंट होगा, सर फर्दर तो यही है कि उसके पी एंड एल में जाएगी। समझे कि नहीं, पी एंड एल टू डेप्शन। यहाँ इन्होंने पूछा था कि बस भाई हमारा ना ऐसे अकाउंट वहां पे है, तो हमने ये एंट्री नहीं की हुई, ये कर दो, तो इसने यदि एंट्री की डेप्रिसिएशन टू एचओ। अब बताओ भाई कितने बच्चों की एंट्री सही हुई है, मैं दर्शन कर लें, सबकी सही है, गुड गुड गुड, ये तो सही होनी चाहिए थी भाई, शाबाश, गुड गुड। देखो जी, इसमें हमारा ये सिर्फ मकसद इतना होता है कि डिटेल में जाने का, कि चलो यार बच्चा कई बार कहता है यार थोड़ी रिवीजन भी हो जाती है कि क्या था, एक बार रिकॉल हो जाए, नहीं तो ये एक्सपेक्टेड ही है कि ये सब आपको आता है। थर्ड पॉइंट, ब्रांच पेड ₹2000 एज ए सैलरी टू एचओ इंस्पेक्टर, ये अब हेड ऑफिस का एक्सपेंस है, पे किसने कर दिया, ब्रांच ने, बट द सेम हैज बीन डेबिटेड बाय ब्रांच टू सैलरी अकाउंट। ओहो, सर ये तो गलती हो गई है काफी ज्यादा, इसकी भी डिटेल में जाना पड़ेगा। सर आप ब्रांच हो, इंडिपेंडेंट ब्रांच हो, एचओ कह रही है कि भाई देखो वो इंस्पेक्टर साहब आए हुए हैं क्वालिटी वाले ना आपके यहाँ इंस्पेक्शन के लिए, इनकी ना सैलरी आप पे कर दो। आप ब्रांच हो, आप एचओ कहते हो भाई मैं क्यों पे करूं, ये तो तुम्हारा बंदा है भाई। बोले पे कर दे, यहाँ इसको काफी दिन रहना है, तो तू पे कर दे, बाद में देख लेंगे। अब जब ब्रांच कोई एक्सपेंस जो किसका है, एचओ का, वो पे कर रही है, ध्यान रखना, ये ब्रांच की बुक्स बनने लगी हैं अब। तो यहाँ बेटे डेबिट किसे करेंगे वो बाद में बात होगी। उसकी सैलरी तो मान लो 1 लाख रुपए, ये ब्रांच ने टू बैंक लिख दिया। अगर ब्रांच यहाँ एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू बैंक कर ले, जैसे कि हमारी इस ब्रांच ने कर लिया हुआ है, तो ये गलत है। गलत है, क्यों गलत है, सर आपका खर्चा छोड़ना था, आपने ये खर्चा किसके बिहाफ पे कर दिया था, एचओ। तो आपको पेमेंट करते वक्त यहाँ एचओ को क्या बनाना चाहिए था, डेटर, एचओ टू बैंक। मैं अब इस क्वेश्चन के अमाउंट से करता हूँ, इस क्वेश्चन में अमाउंट बताना बेटा मेरे को, 2000 ही है ना, मतलब कि इसको बिल्कुल वैसे करेंगे जैसे क्लास में करते थे, राइट रॉन्ग वाली टेक्निक से। सर राइट टेक्निक ये है, राइट एंट्री शुड हैव बीन दिस, एचओ टू बैंक। रॉन्गली ब्रांच ने क्या किया बेटा जी, रॉन्गली ब्रांच ने क्या किया, पढ़ो, अमाउंट हैज पेड हैज बीन डेबिटेड बाय ब्रांच टू सैलरी अकाउंट, सैलरी इसके अकाउंट में लेगी ब्रांच इसे, सैलरी अकाउंट डेबिट, अपना ही खर्चा मान बैठी बेटा, पेमेंट करते वक्त अपना ही खर्चा मान बैठी। ये देखो बेटा, ये सी सही एंट्री, ये है गलत एंट्री,
तो इन दोनों के कॉम्बिनेशन से बनती है रेक्टिफाइंग एंट्री। क्या रेक्टिफाइंग एंट्री बनेगी? सर अकाउंट जो डेबिट करना चाहिए था वो डेबिट करो। कौन सा अकाउंट डेबिट करो? एचओ। और अकाउंट जो गलती से डेबिट हो गया उसे क्रेडिट करो। उसे क्रेडिट करो। क्या एंट्री होगी? एचओ अकाउंट डेबिट टू, बोलो जी, एचओ टू सैलरी। ये भी सारे बच्चों ने की थी एंट्री। हम्म। डायरेक्ट ही कर लेते हो? कर लेते होंगे। काफी एडजस्टमेंट एंट्रियां कर रखी होती हैं। सर अगले वाली तुम्हारे से ही पूछ लेते हैं, चलो। एचओ कलेक्टेड 10,000 डायरेक्टली फ्रॉम अ कस्टमर ऑन बिहाफ ऑफ ब्रांच, पर यदि इंटीमेशन अभी मिली है, इंटीमेशन टू दिस इफेक्ट हैज बीन रिसीव बाय, नो इंटीमेशन, सॉरी, मतलब कि नो इंटीमेशन का मतलब ये है कि ब्रांच को पता नहीं है, उससे एंट्री अभी हुई नहीं है। हुआ क्या है कि कस्टमर किसका था? ब्रांच का। पैसे कहां दे आया? एचओ। अब बताओ बेटा, इन दी बुक्स ऑफ ब्रांच क्या एंट्री करेंगे? एचओ अकाउंट डेबिट टू डेटर। अगर देखो जी, ब्रांच का कस्टमर ब्रांच को पैसे देता तो एंट्री होती ब्रांच की बुक्स में बैंक टू डेटर। अब डेटर ने तो पैसे दे दिए, दोबारा उसने देने नहीं, डेटर को तो क्रेडिट करना ही पड़ेगा। और बैंक की बजाय एचओ को डेबिट करके उसे अपना डेटर बना लो। को जी इतने पैसे अब हमने आपसे लेने हैं, ये देख लीजिए। इसके बाद जी अगली चीज है, बड़ी कॉमन है और उसका थोड़ा जिहा डिस्प्यूट रहता है, कई बार ध्यान रखेंगे। रेमिटेंस ऑफ 15,000 सेंट बाय ब्रांच इज नॉट रिसीव्ड बाय एचओ। सर ये वैसे सीआईटी है। वो भाई इस वक्त कौन है? बेटा बहुत लेट हो गए। चलो कोई बात नहीं, आजो आजो। सीआईटी है बेटा, सीआईटी। बोलो जी, यदि कहानी बोल लो, जरा रिवीजन कर लें इसकी। सर देखिए, इसमें ना ऐसे होता है कि हम ये लोग ये मान के चलते हैं कि रिसीवर एंड पे होगी रिकंसिलेशन, कि ब्रांच ने तो पैसे भेज दिए, ब्रांच ने तो एंट्री कर दी एचओ टू कैश। अभी अकाउंटिंग ईयर एंड हो गया, चेक वहां पहुंचा नहीं, तो एचओ ने एंट्री की नहीं बैंक टू ब्रांच। तो स्टैंडर्ड अजम्पशन तो यही होती है कि भाई इंटीमेशन अगर दे दी है तो रिसीवर एंड पे होगा। रिसीवर एंड एचओ है। आपसे उसने एचओ की एंट्रियां पूछी नहीं भाई साहब, आपसे उसने इन दी बुक्स ऑफ ब्रांच ही पूछा। इस वजह से बेटा जी आप मेरे हिसाब से यहाँ कोई एंट्री नहीं कर पाएंगे। और ਇਹਦੇ बारे आप लिख देंगे कि भाई इट इज यूम दैट द रिकंसिलेशन इज टू बी डन इन द बुक्स ऑफ द रिसीवर। तो अकॉर्डिंगली ये नहीं आएगा। इसके बाद कहता है जी, ब्रांच ए इनकर्ड एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस ऑफ ₹3,000 ऑन बिहाफ ऑफ ब्रांच बी। वेरी इंपॉर्टेंट, मेरे अकॉर्डिंग सबसे अच्छा ये वाला है, कई बच्चे इसमें कंफ्यूज रहते हैं। इसकी डिटेल हो जाए एक बार। लाइन दोबारा पढ़ो। ब्रांच ए ने एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस इंकर किया, कितने अमाउंट का? 3,000 का। किसके बिहाफ पे? बोलो बेटा। हेलो। हाँ जी बेटा, आवाज सुन रही है? हेलो। हेलो हेलो। हाँ जी, कंफर्म करो बेटा जरा। हेलो। हेलो। हेलो हेलो। हाँ जी, सुन रहा है जी, आवाज सुन रही है आपको? हाँ लगता है यार वो भी ऑफ। सॉरी यार, पता नहीं क्या है यार, सारा दिन तो ठीक चलता रहता है अब पता नहीं क्या हो गया था। चलो, वापस आते हैं। मैं एक बार, मेरे को लगता है ये लास्ट 6वीं एंट्री अपनी रहती थी, उससे पहले वाली तो देख ली ना आपने? 5th एंट्री, सीआईटी वाली। हाँ, सीआईटी वाला पॉइंट तो अपना डिस्कस हो गया था ना कि रिसीवर एंड पे रिकंसिलेशन होगी। बोलो भाई, हुआ था कि नहीं? हाँ, तो रिसीवर एंड पे रिकंसिलेशन होगी, वो इस वजह से उसने यहाँ रिकंसिलेशन नहीं की। अब मेरे को ये 6th एंट्री काफी इंपॉर्टेंट लगती है, क्योंकि कई बार ना लोग इसमें इतने क्लियर नहीं होते, फिर भी वो हाँ कर देते हैं, चलो हो गया। इसको ना ध्यान से सुनना पहले। कहता ब्रांच ए इनकर्ड एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस ऑफ 3,000 ऑन बिहाफ ऑफ ब्रांच बी। ब्रांच ए ने खर्चा किया एडवर्टीजमेंट का, किसके ब्याह पे भी? ब्रांच बी के ब्याह पे। बात समझ आ रही है? अब ये एचओ के ब्याह पे खर्चा नहीं किया। अगर तो बेटा ब्रांच ए ने एचओ के ब्याह पे एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस इंकर किया होता, तो आप ब्रांच की बुक्स में क्या एंट्री करते? बोलो बोलो। एचओ अकाउंट डेबिट, एचओ अकाउंट डेबिट टू बैंक।
ब्रांच ए की बुक्स में। अब ध्यान से बने रहना, ये ना इंटर ब्रांच ट्रांजेक्शन है, कि ब्रांच ए ने ब्रांच बी के ब्याह पे खर्चा कर दिया। सारे समझ रहे हैं? अब इंटर ब्रांच ट्रांजेक्शन को जब हम क्लास में करते हैं तो मैं आपको दो तरीके बताता हूँ। एक तो ये होता है कि एक ब्रांच दूसरी ब्रांच का अकाउंट खोल ले, याद होगा। पर वो तरीका मैं हमेशा थ्योरी में लिखवा के साथ ही कहता हूँ कि ये तरीका फॉलो नहीं होता। कारण क्या होता है कि अगर आप ऐसे ब्रांच ए को ब्रांच बी का अकाउंट खोलना अलाउ कर देंगे, फिर इतनी ब्रांचेस होंगी सी डी ई एफ, तो आपका ऑडिटर इसी में उलझ जाएगा कि भाई ब्रांच टू ब्रांच खाते ही टैली करता रह जाएगा वो ऑडिट में, फाइनेंशियल स्टेटमेंट को फाइनलाइज करते वक्त। तो ये आपको याद आ गया हो, जो इंटर ब्रांच ट्रांजेक्शन्स भी होती हैं वो किसके थ्रू रूट की जाती हैं? बोलो। एचओ। एचओ के थ्रू। तो इसकी एंट्री भी क्या रहेगी? एचओ अकाउंट डेबिट टू बैंक। अब किसी बच्चे को ये तो नहीं लग रहा कि यहाँ एडवर्टीजमेंट टू बैंक होना चाहिए? बोलो, एडवर्टीजमेंट टू बैंक क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि ब्रांच ए का ये अपना खुद का एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस नहीं है, समझ पा रहे हैं ना? ठीक है। तो यदि एंट्री आप देखें, बेटा फिर बिल्कुल गलत है जी। क्या करें? क्योंकि जब आप क्लास में ये इंडिपेंडेंट ब्रांच सीखते हो तो प्रॉपर इंटर ब्रांच ट्रांजेक्शन एक हेडिंग बनाई जाती है। वर्डिंग भी मेरे को याद है, उसमें मैं कहता हूँ देयर आर टू मेथड्स, कि वन इज कि भाई ब्रांच टू ब्रांच अकाउंट मेंटेन हो सकते हैं, दूसरा होता है थ्रू एचओ रूट करें। एग्जाम्पल देते हैं कि अगर आप ब्रांचेस को ये अलाउ कर दो कि आप 20-30 ब्रांचेस हैं उनके आपस में अकाउंट खोलते जाओ, तो बेटा विंडो ड्रेसिंग, टीमिंग, लेटिंग, फ्रॉड बहुत कुछ किया जा सकता है। इसलिए यही वाला मेथड ज्यादा बेटर होता है। आप सच से बताओ भाई, यही एंट्री की थी आप बच्चों ने? सर वो मैं आपको याद कराता हूँ, एचओ टू एडवर्टीजमेंट ये लोग क्यों नहीं करते। पहले आप क्वेश्चन की वर्डिंग पढ़ें थोड़ी जी। कई बच्चे एचओ टू एडवर्टीजमेंट कहते हैं। सर ये ना इन्होंने एंट्री ओमिट हुई हुई मानी हुई है, ओमिट हुई हुई। जतिन जी जो आप कर रहे हैं वो पता कब होगा? आप ये मान रहे हैं कि एडवर्टीजमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक हुआ हुआ है, ठीक है, आप एचओ टू एडवर्टीजमेंट करके निकल गए। मतलब आप मान रहे हैं कि पेमेंट हुई हुई है और उसके बाद ब्रांच होगी कंफ्यूज कि क्या करें। ये लोग ये मान रहे हैं कि कुछ भी नहीं हुआ हुआ, कुछ भी नहीं। अब या तो हम दो एंट्रियां करें, एडवर्टीजमेंट टू बैंक फिर एचओ टू एडवर्टीजमेंट, या एडवर्टीजमेंट एडवर्टीजमेंट यहां से हटा दो, एंट्री हो जाएगी एचओ टू बैंक। ठीक है भाई। ऐसे सवाल आ जाते होते हैं कई बार ना, 20 नंबर के क्वेश्चन होते हैं, वो पूरा करने के लिए 5-6 नंबर की जगह बचती है, तो ऐसे क्वेश्चन याद आ जाते हैं पेपर सेटर को, चलो एक यही डाल देते हैं। फिर फोर्थ क्वेश्चन था बहुत बढ़िया था भाई, ये कौन कौन सा बच्चा कर पाया फोर्थ? ये ਇਹਦੇ आंसर्स मैं आपके सामने बता देता हूँ। एक तो पहले डेफिशिएंसी 1280 आई कि नहीं ये चेक करो, मेन चीज तो ये, डेफिशिएंसी 1280 आ गई, गुड। फिर उसके बाद जी आपका कैलकुलेशन ऑफ नेट प्रॉफिट बिफोर कमीशन, कमीशन से पहले इतना नेट प्रॉफिट आया भाई? एक बच्चा हाँ कर रहा है। हाँ जी, बाकी नहीं कोई ज्यादा हाँ कर रहे, चलो कोई बात नहीं, सारा समझाऊंगा यार, बहुत बढ़िया क्वेश्चन कराऊंगा। तो कैलकुलेशन ऑफ कमीशन स्टिल ड्यू टू मैनेजर, इसका फाइनल आंसर है 1384, ये आया भाई? कुणाल जी ने हाँ की है? गर्वित। और भाई किसने किसने किया? चलो ठीक है, बढ़िया है। ले आओ यार, कई बच्चे नहीं भी बोल रहे, उनको लग रहा है कि यार ये क्वेश्चन थोड़ा औखा है, तो ठीक तरीके से हमें करवाओ। आओ शुरू करते हैं। अल्फा लिमिटेड एज ए रिटेल शॉप अंडर द सुपरविजन ऑफ मैनेजर, रेशियो ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट एट सेलिंग प्राइस इज कांस्टेंट एज 25% थ्रू आउट द ईयर 31 मार्च 2017। तो जीपी रेशियो कांस्टेंट है जी, सेलिंग प्राइस पे 25% ध्यान रखना। मैनेजर इज एंटाइटल्ड टू कमीशन ऑफ 10% ऑफ प्रॉफिट अर्नड बाय हिज ब्रांच कैलकुलेटेड बिफोर चार्जिंग हिज कमीशन। जो कमीशन है वो 10% ऑन प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग पे है, मतलब R/100, R/100 प्लस आर नहीं होगा। और कहता है जी ये सब्जेक्ट टू डिडक्शन फ्रॉम सच कमीशन इक्वल इन 25% ऑफ एनी असर्टेन डेफिशिएंसी ऑफ ब्रांच स्टॉक। मतलब वो कह रहा है कि जो तेरी कमीशन बनेगी ना, अगर तेरी ब्रांच में कोई स्टॉकेज शॉर्टेज हुई, सॉरी, ब्रांच स्टॉक की, तो उसका 25% तेरी कमीशन में से एडजस्ट होगा। पहले इसको लाइटली समझ लो। जैसे मान लो 10% जो प्रॉफिट है, 1 लाख रुपए का प्रॉफिट है, उस पर 10% कमीशन बनी। कितनी कमीशन बनी भाई? 10,000 रुपये। अब अगर यहाँ पे मान लो कोई डेफिशिएंसी वगैरह आ गई ब्रांच स्टॉक की,
मान लो जी उसने कहा जी 2,000 रुपये का स्टॉक गायब है, तो उसका 25% की भरपाई आपसे होगी। ये वर्डिंग कह रही है। पहले बताओ ये वर्डिंग आपको क्लियर है यहाँ से यहाँ तक? मैं कहा ये वर्डिंग क्लियर है आपको? टर्म्स एंड कंडीशन। हाँ जी, रिपीट भी बहुत ध्यान से सुनना, वर्ड टू वर्ड। ब्रांच मैनेजर इज एंटाइटल्ड टू कमीशन ऑफ 10% ऑफ प्रॉफिट अर्नड बाय हिज ब्रांच कैलकुलेटेड बिफोर चार्जिंग हिज कमीशन। यहाँ तक तो क्लियर होगा भाई कि बिफोर बेसिस पे 10% कमीशन दो, बट सब्जेक्ट टू, मतलब कि सब्जेक्ट टू आपको पता है ना कि पहले मेरी सुनो, सब्जेक्ट टू डिडक्शन फ्रॉम सच कमीशन, मतलब इस कमीशन में से कुछ डिडक्शन हो सकती है, कितनी? इक्वल टू 25% ऑफ एनी असर्टेंड डेफिशिएंसी ऑफ ब्रांच स्टॉक। मतलब ब्रांच स्टॉक में जो कोई डेफिशिएंसी या शॉर्टेज आई भाई, उसका 25% मैनेजर की कमीशन में से एडजस्ट हो जाएगा। अब तो क्लियर होगा? मतलब कि इसका मतलब अब पहले ही माइंड में ये चला जाता है कि इसमें डेफिशिएंसी तो पक्की आनी आनी है। फॉलोइंग डिटेल्स फॉर द ईयर एंडेड आर गिवन, जिसमें आपने अब बने रहना थोड़ा, या कि ऊपर वो 25% पे भी ध्यान रखना, और ये स्टॉक्स में भी कंफ्यूज करेगा, ध्यान रखना। ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ एट कॉस्ट, ये भी कॉस्ट पे है। सेल ऑब्वियस है, सेल वैल्यू पे होती है जी। इतनी कमीशन मैनेजर साहब निकलवा चुके हैं, मैनेजर कमीशन पेड ऑन अकाउंट का मतलब पता क्या होता है? कि एंटीसिपेशन में वो 2400 के विड्रॉल कर चुका है कि चलो बाद में कमीशन मिलनी है, कुछ चार्जेबल एक्सपेंसेस दे रखे हैं। देन यू आर गिवन दी क्लोजिंग स्टॉक। अब क्लोजिंग स्टॉक में गेम खेल दी भाई ने, उसको लिख दिया चक्के सेलिंग प्राइस पे। बहुत ध्यान रखना पड़ेगा, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। कहता है जी इन डिटेल से आप कैलकुलेट करो कमीशन कितनी बनती है मैनेजर की। 6 नंबर का आया सवाल। सर इनका तरीका भी है, जैसे इन्होंने ब्रांच स्टॉक काउंट एट आईपी बना के डेफिशिएंसी आईपी पे निकाल ली, हम ऐसे अकाउंट बना के भी निकाल सकते हैं, हम स्टेटमेंट बना के भी चल सकते थे, हम कॉस्ट पे भी निकाल सकते थे इसको। तो मैं क्या करूंगा कि जैसे स्टूडेंट का तरीका होता है ना, और वो करते हैं, फाइंड आउट करते हैं सर जरा। ब्रांच स्टॉक में जो शॉर्टेज आई है, यहाँ हम ले लेते हैं ओपनिंग ब्रांच स्टॉक एट कॉस्ट, क्योंकि शॉर्टेज तो अपने को पता करनी पड़ेगी ना पहले। 74737, इसमें ऐड कर दो जी जीएसटी भी एट कोस्ट ही रखना उसको। ये है 289। और जरा ना अपना रजिस्टर और कैलकुलेटर लेके बैठते हो ना, ठीक है ना? 74736 289 680, ये इतना स्टॉक अवेलेबल था मतलब 364416। इसमें से माइनस करेंगे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अब ध्यान रखना, क्योंकि अब सेल ना माइनस कर देना, कहीं सेल वैल्यू पे होती है वो। 361 280 जो सेल है भाई, इसमें से इस सेल पे हुआ हुआ जीपी माइनस कर लो। जीपी 25% है भाई। हाँ, तो मैं यदि कॉस्ट निकाल लेता हूँ, 361 280 माइनस 25%, ये कॉस्ट निकाल दी 270 960। ये इसमें अब हम क्या कह रहे हैं, ध्यान से सुनते भी जाओ, कि इतना स्टॉक भाई ब्रांच तेरे पास शुरू में था, इतना तुझे और भेजा गया, इसमें से तूने इतनी कॉस्ट बेच दी, तो बाकी स्टॉक बचा होना चाहिए 364 416 माइनस 270 960। आपके पास इतना स्टॉक बचा होना चाहिए 93456। ये आपकी एक तरह से आ गई बुक वैल्यू, मतलब इतनी स्टॉक होनी चाहिए माइनस एक्चुअल वैल्यू। अगर तो इससे मैच कर गया तो डेफिशिएंसी नहीं है, पर ऐसा हो नहीं सकता बेटा। फिर नंबरों में डेफिशिएंसी आ जाएगी। अब क्लोजिंग स्टॉक में गेम खेली है भाई ने बहुत अच्छी, ये आपको दिया हुआ है एट क्या भी, सेलिंग प्राइस। तो इसको पहले कॉस्ट पे लाना पड़ेगा। 123 328 माइनस 25%, ये वैल्यू आ जाती है 92496। बोलो भी चेक करो, इतना ही है एक्चुअल वैल्यू एट कॉस्ट, ये बुक वैल्यू भी एट कॉस्ट। अब दोनों का गैप लो यहाँ से, 93456, ये 960 रुपये आ गए सर। 960 रुपये आ गए, ये शॉर्टेज आई है एट कॉस्ट, डेफिशिएंसी कह लें चाहे एट कॉस्ट। भाई ध्यान रखना जेडे आंसर दिए वो आईसीआई स्टाइल में है, तो उलझना ना, मैं सुलझा दूंगा। इसको पहले नोट कर लेना अपना, बना लिया, समझ आ गया अच्छे से सबको? पहले ये बताओ, शॉर्टेज एट कॉस्ट निकाल लिया आपने? शॉर्टेज एट कॉस्ट, हाँ जी, हाँ नोट कर लियो भाई, मैं वीडियो रिकॉर्ड भी हो रही है वो भी भेज दूंगा। ठीक है, तो रिकॉर्डिंग ठीक चल रही है ना भाई? हाँ चल रही है। तो अब भाई देखो,
कुछ बच्चे नोट करना चाहते हैं, 2 मिनट रुक जाते हैं। उधर जो हुआ हुआ ना, मैं यहाँ साथ साथ समझाई जाता हूँ, वो शॉर्टेज भी उन्होंने ना आईपी पे निकाल रखी है। आईपी पे वाई दी वैल्यू सेल वैल्यू पे निकली हुई है। अभी हम उस शीट पे जाएंगे, अभी देखेंगे उस चीज को। देखते हैं भाई। ये देखो, ये जरा पहला ही नोट है आपका, ये देखें, 1280, ये एट सेलिंग प्राइस है। 1280 सेलिंग प्राइस है, इसमें 25% माइनस करो, यदि कॉस्ट निकाल लो। पहले कंफर्म तो करें ना हमारा सही आया भी कि नहीं। ये देखो जी, कॉस्ट इसकी 960 रुपये आ रही है। बाकी भाई मेरे को इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं, किसी ने ये मेथड फॉलो करना हो, ब्रांच स्टॉक काउंट एट आईपी, वेरी वेरी इजी। ओपनिंग स्टॉक को आईपी पे लिखना पड़ेगा, इसको भी आईपी पे लिखना पड़ेगा। अब वो समझोगे कि जो प्रॉफिट 25% ऑन सेल है, तो फिर कॉस्ट पे कितना होगा? 1/3। पता है ना, ये तो कॉस्ट में भी रोज ही बातें होती रहती हैं। तो ये तो वही पुरानी बातें हैं भाई। ये सेल्स आ जाएंगी, ये क्लोजिंग स्टॉक आ जाएगा, ये बैलेंस फिगर में डेफिशिएंसी ऐसे भी निकल जाती है। अब सर, पहला काम था ये डेफिशिएंसी निकालना, दूसरा काम है कि भाई प्रॉफिट पता करना। प्रॉफिट पता करने के लिए इस क्वेश्चन को करने वाले ने भाई ब्रांच अकाउंट मेथड लगाया, डेटर मेथड, याद है? डेटर मेथड से प्रॉफिट को पता किया, जो सबसे इजीएस्ट मेथड है। और जो आपको अच्छे से याद हो, मतलब कई बार तो कोई बंदे कॉन्सेप्ट भूल चुके होते हैं। जो डेटर मेथड में ब्रांच अकाउंट बढ़ता है, उसमें कोई शॉर्टेज शूटेज कहीं नहीं आती। मैंने आपको 2-2 दिन लगा रखे हैं मेथड समझाने में। शॉर्टेज मैंने बताया कि ये तो ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे तो क्रेडिट होगी ट्रेडिंग में, पी एंड एल में क्या होगी? डेबिट। ठीक है। अगर स्टॉक एंड डेटर लेंगे तो उसमें भी इफेक्ट लेगी। पर अगर आप चले ही डेटर में गए, ये ब्रांच अकाउंट मेथड में सबसे इजी मेथड इसने कर लिया। ये पहले आईपी पे दिखा दिए, अब मैं साथ साथ समझा रहा हूँ, ये पीडीएफ आपको मिल जाएगी। स्टॉक रिजर्व आ गया, फिर जीएसटीबी को भी पहले आईपी पे दिखा दिया, लोडिंग रिवर्स होगी। एक्सपेंस डाल दिए, सेल डाल दी, क्लोजिंग स्टॉक डाल दिया। भाई ध्यान रखना, डेटर मेथड है तो शॉर्टेज विल नॉट बी शोन, शॉर्टेज कहीं नहीं आएगी, ये ध्यान रखना, नहीं तो गड़बड़ कर दोगे। इससे आपका प्रॉफिट आता है इतना। इसे लिख देता है कि सब्जेक्ट टू मैनेजर कमीशन, मतलब मैनेजर कमीशन का खर्चा डालने से पहले। अब कोई बच्चा है जिसका ये प्रॉफिट आ गया था भाई, चाहे मेथड प्रेजेंटेशन थोड़ी लग रही, आया हुआ है? गुड गुड, शाबाश। अब कैलकुलेशन ऑफ कमीशन जब हो रही है, गुड जी गुड, कैलकुलेशन ऑफ कमीशन जब हो रही है, तो 10% इन्होंने किया इसका। कह रहे भाई ये तो होगी, इसे हम बोले ग्रॉस कमीशन। अब मैनेजर साहब ये देख लो, आपकी ब्रांच में आ गई है शॉर्टेज 960 रुपए की, इसका 25% आपको भरना पड़ेगा। ये अब ये हमारा इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं होगा, ये पहले देखो ना, ये आईपी है, पहले यदि ये कॉस्ट निकाल रहा है फिर 25%, हम सीधा कर सकते हैं। 25% ऑफ क्या अभी? 960, बोलो भाई, बने हुए हो ना? इट मीन्स ये कमीशन ओदी बनती है नेट मैनेजर साहब की 3784। वैसे तो प्रॉफिट के अकॉर्डिंग 4024 बनती थी, पर उन्हें कहा गया कि देखिए जी, स्टॉक भी आपकी जिम्मेवारी है, तो अगर इधर उधर होता है तो थोड़ा नुकसान आपको भी सहना पड़ेगा कंपनी के साथ। फिर उसके बाद जी इतनी पेमेंट उन्हें हो रखी थी, तो सवाल एंड में कहता है कि भाई इतनी ड्यू है अब 2400, तो उन्होंने कह लो जी पहले ही निकलवा लिए थे। तो दिस इज अमाउंट ड्यू टूवर्ड्स मैनेजर। अगर यहाँ पे एक सवाल मेरा बनता है, 4400 वो निकलवा चुका होता है एंटीसिपेशन में, तो फिर जो डिफरेंस आता है उसे क्या कहते हैं? जतिन सोच के बोल ले, तेरा वो क्रेडिटर बनेगा या डेटर बनेगा? क्रेडिटर तो पहले बना है, डेटर बन जाता। उसे कहते हैं अमाउंट रिकवरेबल फ्रॉम मैनेजर। ड्यू ना लिखते, रिकवरेबल लिखते। ठीक है, कमीशन ओवरड्रॉन लिख देते, ऐसा भी कह सकते हैं। सर अगला जो फिफ्थ क्वेश्चन है, ये पहले भी आपको एक बार टेस्ट में पूछा गया था, क्वेश्चन बहुत अच्छा है, मतलब फॉरेन ब्रांच टॉपिक ही बड़ा अच्छा है जी। ठीक है, हुआ हुआ आपका कि नहीं हुआ, ये बताओ फटाफट। सबका? ये एक बार आंसर देखें जी, नेट प्रॉफिट आपका आ रहा है जी 8930, 8930 नेट प्रॉफिट। ठीक है, फिर उसका ट्रायल बैलेंस जड़ा कन्वर्ट किया जाता है, उसमें डिफरेंस आया 47,000 का। बिल्कुल जी, ठीक है जी। उसके बाद जी फिर इस इंडियन वर्जन को बनाया जाता है, रुपए में बनाया जाता है सारा, वहाँ आपका नेट प्रॉफिट आता है जी इतना, ये प्लीज़ कंफर्म करें, 490240। फिर उसके बाद जी ये ब्रांच अकाउंट बनाना आपने, जिसमें नेट प्रॉफिट और एसेट्स एंड वाले वो सब जड़े हैं वो दिखाने हैं, ये हुआ भी।
ये तो आपको आता था क्योंकि हमने किया हुआ है। सर इसमें ना एक जो बच्चा कोई नहीं पूछ पा रहा है या नहीं पूछना चाहता उसको मैं ये बता दूं, क्लोजिंग स्टॉक इसमें निकालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, सही नहीं तो नहीं हो पाएगा। क्लोजिंग स्टॉक कईयों को पता नहीं चलता, क्वेश्चन बर्बाद हो जाता है। क्लोजिंग स्टॉक निकाल लिया था पूरा। हम्म। हाँ बच्चे एक चीज़ और पूछते हैं बेटा, लास्ट जड़ी क्वेरी होती है, मैं क्या इसके रिगार्डिंग वो भी बता दूं ताकि आप कंफ्यूज ना हो। कहते सर ये जो मैनेजर की कमीशन है $470, जब इन्होंने ट्रायल बनाया तो यहाँ कहीं नहीं दिखाई। ये देखो, ये आप अच्छे से देख सकते हैं, इंडियन करेंसी में ट्रायल बन रहा है, मैनेजर कमीशन कोई नहीं दिखाई। और जब बनाया किसको, इंडियन करेंसी में पी एंड एल को, तो मैनेजर की कमीशन वही है $470। इस पे आप आगे चलें तो यहाँ कन्वर्जन रेट लगा हुआ है, इतनी दिखा रहे हैं, 22,560। अब बताओ ट्रायल में वो मैनेजर की कमीशन क्यों नहीं दिखाई उन्होंने। हाँ क्योंकि एंट्री होगी मैनेजर कमीशन अकाउंट डेबिट टू मैनेजर कमीशन आउटस्टैंडिंग, मतलब कि एक तरफ इधर आएगी एक तरफ इधर आएगी लाइबिलिटी में, और दोनों पर रेट सेम लगेगा। अब बच्चे पूछते हैं रेट कैसे सेम लगेगा। सर मैनेजर कमीशन है एक्सपेंस, एक्सपेंस का कन्वर्जन रेट होता है AS11 के अकॉर्डिंग डेट ऑफ ट्रांजेक्शन, और मैनेजर कमीशन की जो ट्रांजेक्शन है वो एंड में होती है जब प्रॉफिट निकलता है। और मैनेजर कमीशन आउटस्टैंडिंग है लाइबिलिटी, लाइबिलिटी क्या होती है, मॉनिटरी आइटम, मॉनेटरी आइटम पे भी क्लोजिंग रेट ही लगना है। तो मैंने क्लास में भी ये बात की हुई है कि भाई जो तुमने बनाना है तो बना लो, उससे ट्रायल को तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं। इसने नॉर्मल ट्रेडिशनल वे में ट्रायल बनाया कि चलो जी जड़ी चीज़ प्रॉफिट पे बेस्ड है वो ट्रायल में नहीं शो की, बाद में प्रॉफिट निकालते वक्त बुक कर दी, कर भी सकता था। फिर अगला क्वेश्चन भी जी काफ़ी पॉपुलर है, हमने असाइनमेंट में इसे 2 बार किया हुआ है। यहाँ कुछ प्रॉफिट अर्न वगैरह निकालना होता है, ट्रिपल प्राइस वाला क्वेश्चन होगा शायद ये। आ जाओ 2 मिनट इस पे भी। गुड्स आर इनवॉइस टू ब्रांच एट कॉस्ट प्लस 20%, 100 ले लो कॉस्ट जी, आईपी कितनी होगी 120, और सेल प्राइस इज कॉस्ट प्लस 50%, सेल प्राइस हो गया 150। बिल्कुल ठीक है, 3 प्राइस वाला क्वेश्चन आ गया। स्टॉक दे रखा है जी आईपी पे ओपनिंग, गुड सेंट भी आईपी पे दे रखे हैं, सेल ऑब्वियस है यहाँ अबव आईपी होती है तो उसका ध्यान रखना। फिर उसके बाद हमें एक्सपेंसेस दिए हुए हैं, तो सवाल ने आपसे पूछा कि भाई आप प्रॉफिट बता दो ब्रांच का। चलो पहले बिना आंसर बताए आपसे पूछते हैं, बेटा कितना प्रॉफिट आया तुम्हारा ये बताना। 195 भी बोल दिया, 240, 240 एक बच्चे ने और ने बोल, ओहो एक और ऑप्शन आ गई है, ये तो धमाके हो रहे हैं। अब मेरा इंटरेस्ट बन जाता है कि भाई तूने कराना क्वेश्चन। तो 195 जड़ा है वो सही है भाई, सही जवाब 195 है। अब क्या ऐसा इसमें धमाके कर दिए गए वो हम अपा करने लगे हैं शुरू। सर मेरे अकॉर्डिंग तो इसमें ओनली थिंग विच इज टू बी प्रॉपरली कैलकुलेटेड इज क्लोजिंग स्टॉक यार, नथिंग एल्स। और वो आईपी पे था, क्योंकि ये आपको याद होगा ट्रिपल प्राइस वाला क्वेश्चन है, यहाँ से यहाँ तक का प्रॉफिट होता है एचओ का, याद है, और यहाँ से यहाँ तक का होगा ब्रांच का। तो भाई मैं यहाँ यही बना रहा हूँ इस बार ना, स्टॉक मेरा ओपनिंग आईपी पे, सर इट इज़ 220, एड जीएसटी भी, ये भी एट आईपी, सर ये 11 लाख, और सर इसको थोड़ा सा इधर खिसका लो, ये हो गया 13-20। सर अब ना ध्यान ये रखना, यहाँ कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड नहीं, आईपीओ गुड सोल्ड लानी है आपने, आईपीओ गुड सोल्ड। सेल दी हुई है 12 लाख की, 12 लाख की सेल, सेल वैल्यू पे है। बोलो बेटा इसकी आईपी कैसे निकाल लोगे सारे बच्चे जरा। सर 12 लाख को 150 से डिवाइड कर दो, ये देखो सेलिंग प्राइस 150, इससे डिवाइड कर दो, यूनिट आ जाएंगे, मल्टीप्लाई बाय 120 कर दो, आईपी आ जाएगी। 80% ही होना वैसे तो, 9 लाख 60, 960, 960, ये करना नेट, 360 का क्लोजिंग स्टॉक आ गया। लो सर यहाँ चेक भी कर लेते हैं, क्योंकि इसको माइन्यूटली चेक करने के बजाय हम खुद ही करें तो ज़्यादा अच्छा ना। ये सब हो गया, एक्सपेंस डाल के अगले ने सीधा सीधा जीपी निकाल दिया। अब भाई तुमने बड़ी तगड़ी तगड़ी ऑप्शंस मेरे को दी थी, वो सब क्या था, एक्सपेंस नहीं माइनस किए थे, ठीक है भाई समझ सकते हैं, फिर 240 आ जाएगा। फाइनल वाला नेट प्रॉफिट बोल दिया था सर, फाइनल वाला नेट प्रॉफिट इसमें कोई और गुंजाइश है अभी कुछ। मैं ना बच्चे से बात करता हूँ, कौन सा बच्चा स्टॉक रिजर्व से एडजस्ट करने, कौन सा बच्चा है जी, कौन बात कर रहा है, गगन, हाँ जी बोलो बेटा।
बेटा वो ऐसे है ना, वो जड़ा स्टॉक रिजर्व है, मैं अभी आपसे बात करता हूँ, ब्रांच स्टॉक रिजर्व इन रिस्पेक्ट ऑफ अनलाइज प्रॉफिट। ठीक है जी, आपने ये क्लोजिंग स्टॉक रिजर्व निकाल दिया 60,000। अब मैं आपको याद कराता हूँ कि ये स्टॉक रिजर्व टेक्निकली चार्ज कहाँ होना होता है। जो हम क्लास में बनाते थे वही बना के दूंगा। देखो ये ऐसा सवाल है, अब ध्यान से देखना। एचओ ब्रांच, एचओ ब्रांच मतलब ये पूरा समझना। जैसे जो कॉस्ट है वो 100 है, एचओ ने भेजा कितने पे, बाय जीएसटी भी 120। बोलो। ब्रांच के पास जीएसटी भी आए 120। अगर नहीं बिकता तो क्लोजिंग स्टॉक अपन ने 120 ही रखा होगा। देखो ध्यान से, ब्रांच के पास चीज आईपी पे आई है, आईपी पे पड़ी है। अगर बिक जाता है तो सेल होगी 150 पे, ब्रांच के पास प्रॉफिट बुक होगा। अब बहुत ध्यान से देखना, ये जो भेजने के कारण प्रॉफिट बुक हुआ है वो किसके पास बुक हुआ है? एचओ। तो जेड़ा ਇਹਦਾ स्टॉक रिजर्व मेंटेन करना है ना वो एचओ ने करना है, एचओ के पी एंड एल में चार्ज होगा वो, ब्रांच पे नहीं। ब्रांच पे भी तो खुद देखना यार। ये देखो, ये ब्रांच का ट्रेडिंग पी एंड एल तेरे सामने पड़ा है। ब्रांच के पास ये चीज यहाँ आईपी पे एंटर हुई है, आईपी पे एंड में पड़ी है, कोई रिवर्स तो किया ही नहीं हुआ लोडिंग को। तो जो स्टॉक रिजर्व चार्ज अगर आपने यहाँ इस प्रॉफिट में से कर दिया ना, वो पेपर में भी गलत ही माना जाएगा बेटा, वो थोड़ा ध्यान रखना। बोलो समझ गयो? ये चीज है। तो भाई अभी डिस्कशन को खत्म करते हैं। ते कल भाई जो सिंगल ग्रुप वाले हैं उनका समझो एक तरह से ऑफ है। दूसरे ग्रुप वाले फिर पेपर के लिए तैयार रहे थे अपना। शाम के टाइम फिर डिस्कशन रखते हैं। तो मैं कोशिश करता हूँ, मेरे को थोड़ा है कि सीवीपी में एक आप वो हॉस्पिटल वाला क्वेश्चन कहते हो है ना, भी हॉस्पिटल वाला कहते हो ना, उसमें ब्रेक इवन पॉइंट निकालना है, तो बड़ा सबका फेवरेट है। या थोड़ा टाइम निकालते हैं जो इन बिटवीन होगा, मैं टाइम फिर पूरा प्रिसाइज ही होएगा यार, कि जैसे 45 मिनट्स हुए तो 45 मिनट्स ही, 30 मिनट्स हुए तो 30। पहले प्रायोरिटी आपका वो वाला क्वेश्चन वो करवा देता हूँ। जे टाइम मेरे पास ज़्यादा हुआ तो मैं थोड़ा बहुत स्टडी मटेरियल में भी ले जाऊंगा। ठीक है। नहीं तो फिर आगे जाके ना हम साथ साथ जैसे टैक्स का करते हैं, कॉस्ट का भी बीच बीच में सेशन करते रहेंगे। ओके जी, अभी के लिए इतना ही यार। ओके जी। ओके जी। ओके। ओके जी।